गरीब भाभी की नंद का ब्राइडल लहंगा। आशा अपनी बेटी, बेटा और बहू के साथ रहती थी। उसने अभी कुछ महीनों पहले ही अपने बेटे तरुण की लक्ष्मी नाम की लड़की से शादी की थी। तरुण बेटा, पीहू की कॉलेज की फीस भरने का समय हो रहा है। जानता हूँ। सिर्फ जानने से कुछ नहीं होगा, तूने कुछ इकट्ठा किया है उसकी फीस के लिए। माँ, आप तो जानती हो कि जब से ये हमारी दुकान के बराबर में बड़ी दुकान खुली है, तब से हमारी बिक्री बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। ऐसे में हमारे घर का खर्च चल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। जानती हूँ, लेकिन माँ, आप चिंता मत करो, मैं पीहू की फीस का किसी तरह इंतजाम कर ही दूंगा। तरुण की बस एक छोटी सी किराने की दुकान थी। उसी के सहारे वो पूरे घर का खर्च चलाता था। ऐसे में अपनी बहन की फीस भरना उसके आगे एक बड़ी चुनौती की तरह खड़ा था। सुनिए, क्या हुआ? कुछ नहीं लक्ष्मी, तुम मेरे लिए एक कप चाय बना दो, मेरा दिमाग थोड़ा सा खुल जाएगा। लक्ष्मी चाय बनाने चली गई। तरुण के दिमाग को टेंशन ने जकड़ा हुआ था। सब कुछ कैसे होगा? मुझे मेरी बहन की फीस जमा करनी है और कल को उसकी शादी का खर्च सिर पर आकर खड़ा हो जाएगा। तब मैं सब कुछ कैसे संभालूंगा? तरुण ऐसे ही खुद से बातें कर रहा था। पीछे से उसकी सारी बातें लक्ष्मी ने सुन ली थी। लक्ष्मी को भी अपनी ननद और अपने घर के हालातों की चिंता रहती थी। लीजिए चाय। शुक्रिया लक्ष्मी। लक्ष्मी चाय रखकर बाहर आ गई कि तभी पीहू भी कॉलेज से लौट आई। अरे पीहू! भाभी 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 भाभी! पीहू ने हाथ पकड़कर अपनी भाभी को घुमा दिया। अरे क्या बात है भाभी! जानती हो, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड की बड़ी बहन की शादी है और उसने मुझे उस शादी में इनवाइट किया है। अच्छा, तो इसी वजह से तुम इतनी खुश हो? हाँ भाभी, खुशी की बात भी है। आप जानती हो वो कितने ज्यादा अमीर हैं। पता है, वहां बहुत सारे पकवान होंगे और भी बहुत कुछ। मैं तो जाने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ और आप सब भी चलने वाले हो। ठीक है ठीक है। फिर क्या था, शाम के समय पूरा परिवार तैयार होने लगा। पीहू, आओ मैं तुम्हारा मेकअप करती हूँ। लक्ष्मी को बचपन से ही सजने और संवरने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसे मेकअप वगैरह भी बहुत ही अच्छे से करना आता था। चलो अब हम चल सकते हैं। वाह भाभी, आपकी मेकअप स्किल का जवाब नहीं, आपको तो मेकअप आर्टिस्ट होना चाहिए। सच? अरे अब तैयारी हो गई हो तो चलें फंक्शन में। बन सवर कर तीनों सास, बहू और बेटी फंक्शन में जाने को निकल गई। वो फंक्शन सच में बहुत ही बड़ा था। उसमें बहुत सारे पकवान थे, लेकिन पीहू की नजर तो बस दुल्हन के ब्राइडल लहंगे पर अटक गई थी। ये लो पीहू, डोसा। क्या देख रही हो? भाभी, जरा दुल्हन का लहंगा तो देखो, कितना सुंदर है। लक्ष्मी ने दुल्हन के लहंगे पर गौर किया। सच में बड़ा ही प्यारा है। अमीरों के ही मजे हैं। काश अपनी शादी पर भी मैं ऐसा ही ब्राइडल लहंगा पहन पाती। हर लड़की की यही इच्छा होती है। भाभी, जरा इनका मेकअप देखो। जानती हो, ये पूरे 10,000 का मेकअप है। पीहू ऐसे बोलकर चुप हो गई, लेकिन इस बात ने लक्ष्मी को एक आइडिया दे दिया। लक्ष्मी बस दावत में उस आइडिया के बारे में ही सोचती रही और घर आकर उसने ये बात अपनी सास और ननद से शेयर की। माँ जी, मैं भी अपने घर के हालातों में सहारा लगाने के लिए कुछ करना चाहती हूँ। प्लीज क्या आप मुझे एक काम को शुरू करने की इजाजत दोगी? कैसा काम? माँ, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं ब्राइडल मेकअप करना शुरू कर दूं। मैं अपने पति को ऐसे अकेले जिम्मेदारियों के नीचे कुचलता नहीं देख सकती हूँ। और फिर आगे को पीहू की शादी की जिम्मेदारी भी हमारे ही सर तो है। लक्ष्मी की बात सुनकर आशा ने कुछ देर सोचा। ठीक है बहू, मैं तुझे ये काम करने की इजाजत दे देती हूँ। शुक्रिया माँ। लक्ष्मी खुश हो गई। अपने घर की जरूरतों और अपने पति के काम में सहारा लगाने के लिए अब लक्ष्मी को भी एक काम मिल चुका था। फिर क्या था, लक्ष्मी ने बैंक से थोड़े से पैसे उधार लिए और उसने घर में ही अपना एक ब्राइडल मेकअप इंस्टीट्यूट खोल लिया, जहां पर वो दुल्हनों का मेकअप किया करती थी। भाभी, आज कितनी दुल्हन आपके पास बुक है? आज 2 दुल्हनों को मुझे रेडी करना है, बस अभी आती होंगी। आज तो मैं भी देखूंगी कि आप कैसे दुल्हनों को रेडी करती हो। दोनों ननद भाभी बातें ही कर रही थी कि तभी लक्ष्मी के पास उससे तैयार होने एक दुल्हन आ गई। आइए आइए। हाँ जी, मैं मीरा हूं। हाँ मीरा, यहीं बैठ जाओ, मैं तुम्हारी ड्रेस के हिसाब से तुम्हारा मेकअप करूंगी। श्योर। उस दुल्हन ने लक्ष्मी को अपना ब्राइडल लहंगा दिखाया। उस दुल्हन का लहंगा भी बड़ा ही सुंदर था।
उसे देखकर पीहू की आंखें चार हो गईं। लक्ष्मी ने बड़ी ही खूबसूरती से उस दुल्हन को तैयार किया और फिर वो दुल्हन चली गई। वाह भाभी, आपकी रेडी की हुई दुल्हन तो बिल्कुल अप्सरा लग रही थी, बहुत ही सुंदर। आपने उसका लहंगा देखा था? बड़ा ही महंगा लहंगा था। हाय, ऐसे महंगे लहंगों वाली दुल्हन तो बड़ी ही लकी होती है। फिक्र मत करो पीहू, देखना अब तुम्हारी भाभी काम करने लगी है ना, तो तुम्हारी शादी के दिन ये भाभी तुम्हें भी ऐसा ही महंगा ब्राइडल लहंगा पहनवाएगी। सच भाभी? लक्ष्मी ने पीहू से ऐसा उसे खुश करने के लिए बोल दिया, लेकिन एक हैवी ब्राइडल लहंगा गरीब भाभी के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं था। लक्ष्मी ऐसे बोलकर सोच में पड़ गई और उसी दिन से उसने पीहू की शादी के लहंगे के लिए पैसे इकट्ठे करने शुरू कर दिए। वो थोड़े पैसे अपनी सास और पति को देती थी और थोड़े पैसे पीहू के लहंगे के लिए अपनी अलमारी के लॉकर में इकट्ठा होने डाल देती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन पीहू के लिए एक सही घराने से रिश्ता आया और उसकी शादी की बात पक्की हो गई। मैं तो बड़ी ही खुश हूं कि मेरी बच्ची एक सही घराने की बहू बनेगी। हाँ माँ, लेकिन हमें अभी से ही पीहू के दहेज वगैरह की तैयारी करते हुए चलना होगा, वरना एंड वक्त पर कुछ नहीं हो पाएगा। मैंने कुछ पैसे इसके लिए जोड़े हुए हैं, वो मैं आपको दे दूंगा। अपनी गुड़िया के लिए मैंने भी पैसे इकट्ठे किए हुए हैं। लक्ष्मी, कल को ही जाकर शादी की तैयारियों का सामान लेकर आ जाना। अगले ही दिन से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं, क्योंकि अगले महीने में ही पीहू की शादी थी। सभी तैयारियां अब पूरी हो चुकी थी, सिवाय पीहू के लहंगे के। अब 2 दिन बाद उसकी शादी थी। अरे लक्ष्मी बहू, अपने साथ पीहू को ले जाकर इसे इसकी पसंद का लहंगा दिलाकर ले आ, ये ले पैसे। नहीं माँ, पीहू का ब्राइडल लहंगा तो मैं अपनी तरफ से भी ले आई हूं। अपनी तरफ से? जी माँ, मैंने अपनी ननद की आंखों में एक महंगे ब्राइडल लहंगे की चाहत को देखा था और मैंने उसी चाहत को पूरा करने के लिए अपना काम कर करके पीहू के लहंगे के लिए पैसे जोड़े, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी ननद को अपनी शादी में कोई कमी महसूस ना हो। आशा ने अपनी बहू की बात सुनकर उसे गले लगा लिया। पीछे खड़ी पीहू ने भी ये बातें सुन ली थी। अपने परिवार का खुद के लिए प्यार देखकर उसकी आंखें भर आईं। लक्ष्मी ने पीहू और आशा को उसकी तरफ से लाया हुआ ब्राइडल लहंगा दिखाया। वो लाल रंग का बड़ा ही हैवी और फैंसी लहंगा था, जिस पर गोल्डन कलर की मोतियों से कढ़ाई हो रही थी और उसमें घेर भी बहुत ज्यादा था। वाह, क्या ये सच में मेरा ही लहंगा है? शुक्रिया भाभी। पीहू ने अपनी भाभी को गले से लगा लिया। शादी के दिन पीहू को लक्ष्मी ने ही तैयार किया। महंगे ब्राइडल लहंगे में पीहू गजब की लग रही थी। सभी मेहमान बस गरीब से परिवार की इतनी अच्छी तैयारियों वाली शादी को देख हैरान थे। लक्ष्मी के काम करने की वजह से अब उनके घर के हालात भी बदल रहे थे और सभी खुशी खुशी रहने लगे। पति की मौत के बाद गरीब उर्मिला और उसकी 3 बेटियां कविता, कोमल, पायल अपने छोटे से घर में बैठकर खूब रोने लगती हैं। माँ, अब कैसे होगा अपना गुजारा? बच्चों, मैं हूं ना तुम्हारी माँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। उर्मिला की 3 बेटियां भी स्कूल में ही पढ़ रही थी। कविता, कोमल 15 साल की थी और पायल 14 साल की थी। उर्मिला का पति उसी गांव में मजदूरी करता था, पर एक सड़क दुर्घटना के चलते उसकी मौत हो चुकी थी। तभी उर्मिला उसी गांव में एक ईंट बनाने वाली भट्टी में 300 रुपए रोज पे काम करके अपनी बेटियों की पढ़ाई का खर्च और अपना पालन पोषण करने लगती है। कई सालों तक ऐसे ही चलता रहा। उर्मिला की 3 बेटियां बड़ी हो चुकी थी और उर्मिला बूढ़ी हो चुकी थी। कविता, कोमल, पायल तीनों के कॉलेज के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे। एक रात, कविता, तुम्हारी परीक्षा कब तक चलेंगे? माँ, बस कल लास्ट एग्जाम है, फिर हमारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे और हमें डिग्री मिल जाएगी। चलो अच्छा है, अगर तुम तीनों में से एक को भी नौकरी मिल गई तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन तीनों बहनें अपनी आखिरी परीक्षा देकर घर आती हैं। रात का समय, तभी अचानक उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है और तीनों उर्मिला को डॉक्टर के पास ले जाती हैं। कविता, तुम्हारी माँ एक खतरनाक बीमारी का शिकार बन चुकी है। अब इन्हें भट्टी में काम करना बंद करना होगा, वरना इनकी जान भी जा सकती है। ये सुनकर तीनों परेशान हो जाती हैं और वो उर्मिला को लेकर घर आते हैं। उर्मिला अब घर में चारपाई का सहारा बन चुकी थी। अगले दिन सवेरे तीनों बहनें अपने घर के आंगन में उदास बैठी थी। यार, माँ की हालत तो बहुत खराब हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि माँ एक खतरनाक बीमारी से जूझ रही है।
अगर माँ की बीमारी हमें लग गई तो? हाँ कविता दीदी, माँ की तो उम्र हो चुकी है, पर हमारे सामने तो हमारा पूरा जीवन पड़ा है। हम माँ के साथ नहीं रह सकते। हाँ, हम माँ की सेवा क्यों करें? वैसे भी इस गरीबी में कैसे रहेंगे हम? अब तो माँ भी काम नहीं कर पाएगी और हम खाएंगे क्या? इससे तो अच्छा है मैं किसी अमीर लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसके साथ शादी करके मजे से अपना जीवन बिताऊंगी। कहाँ मैं नौकरी करूंगी, कहाँ पैसे कमाऊंगी? उससे तो अच्छा डायरेक्ट अमीर लड़के से शादी करके मजे से अपना जीवन बिताऊं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। वो सब तो ठीक है, अगर हम तीनों ही शादी करके चले गए तो माँ का क्या होगा? कुछ भी हो, हमें क्या, वैसे भी माँ की तो उम्र हो चुकी है, वो कुछ दिनों की मेहमान है। हम क्यों माँ के चक्कर में अपनी जवानी बर्बाद करें? अगले दिन तीनों बहनें सज सवर कर गाँव में आती हैं। तभी उनकी मुलाकात उसी गाँव के 3 अमीर भाई राहुल, दीपक, अजय से होती है। और कुछ ही दिनों में राहुल को कविता से, दीपक को कोमल से और अजय को पायल से प्यार हो जाता है। और तीनों अमीर भाई एक साथ तीनों बहनों से शादी कर लेते हैं। तभी तीनों अपने पतियों को लेकर उर्मिला के पास आती हैं। कविता, ये सब क्या है? ये लड़के कौन है? माँ, ये हमारे पति हैं, हम तीनों ने इनसे शादी कर ली है। क्या बेटियों, तुमने मुझे बताए बिना ही शादी कर ली? माँ, बताकर भी क्या करते, आप तो अब इस चारपाई का सहारा बन चुकी हो। अच्छा, अब हम चलते हैं। तुम तीनों मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? माँ, इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अकेले रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं। जब आप भी अकेले रहने की आदत डाल लीजिए। तभी तीनों अपने पतियों के साथ वहां से चली जाती हैं। कैसी बेटियां हैं मेरी, अपनी माँ को बिना बताए तीनों ने शादी कर ली और अब ऐसी हालत में मुझे अकेला छोड़कर चले गए। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? इधर तीनों अपने बड़े से ससुराल में आते हैं। उनके ससुराल में उनकी सास हिमानी और ननंद रिया थी। राहुल, दीपक, अजय, ये किन तितलियों को तुम अपने साथ ले आए हो? माँ, ये हमारी पत्नियां हैं। हम तीनों भाई इन तीनों बहनों से बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हमने इनसे शादी कर ली। क्या? ये हमें बिना बताए आपने शादी कर ली? माँ, अगर आपको बताते तो आप कभी हमारी शादी इनसे नहीं करवाते। हम इन तीनों से बहुत प्यार करते हैं। जरूर इन तीनों लड़कियों ने ही मेरे बेटों को फंसाया होगा। मामला गर्म है, थोड़ा दिमाग से काम लेना होगा। अच्छा ठीक है, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। तीनों अपने कमरे में चले जाते हैं। वाह, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही है राहुल का घर। अब तो मेरे मजे ही मजे हैं। वाह कविता। इधर कोमल, पायल भी अपने आलीशान कमरों को देखकर बहुत खुश होने लगती हैं। अगले दिन सवेरे तीनों बहनें अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं। उठ गई महारानियां, चलो अब तीनों फटाफट घर के काम करो। अरे माँ जी, इतना बड़ा घर है, हम क्यों काम करें? यहाँ काम नौकर कर लेंगे। जब तुम तीनों नौकरानियां हो तो घर में नौकर की क्या जरूरत? चुपचाप जाकर काम करो। माँ जी, हमारे पति कमाते हैं और हम घर में ही नौकर की तरह काम करें? ओह हेलो, तुम्हारे पति कोई काम नहीं करते, वो तो एक नंबर की निकम्मे हैं। सारा दिन बस आवारागर्दी करती है वो। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। क्या निकम्मे हैं? फिर ये शानो शौकत, ये सब क्या है? ये शानो शौकत मेरे पति की कमाई है, जो विदेश में नौकरी करते हैं। ये सब कुछ मेरे नाम है। तुम्हारे तीनों पति अंगूठा छाप हैं, ना वो कोई काम करते हैं ना पैसा कमाते हैं। अब बकवास बंद करो और घर के काम करो, वरना इसी समय इस घर से बाहर निकलो। ये सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं और वो घर के काम करने लगते हैं। अरे कोमल, पायल, हमारे पति तो निकम्मे हैं, हमें लगा ये नौकरी करते हैं। हाँ दीदी, हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई इनसे शादी करके। अरे बहनों, चिंता क्यों करते हो? ये सारी जायदाद अपनी सास की है ना, तो हम यहाँ अच्छा बनने का नाटक करते हैं और फिर समय आने पर हम धोखे से अपनी सास की सारी जायदाद अपने नाम करवाकर इन सबको धक्के मारकर इस घर से निकाल देंगे और फिर हम यहाँ राज करेंगे, राज। उसके बाद तीनों बहनें अपने ससुराल में सारा काम करने लगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर के काम करते देख हिमानी और रिया भी अब कविता, कोमल, पायल को पसंद करने लगती हैं। एक दिन रात में, बहुओं, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तुम तीनों तो बड़े ही संस्कारी हो। कितने अच्छे से तुम इस घर की जिम्मेदारी संभाल रही हो। माँ जी, ये सब तो नाटक है। बस एक बार आपकी जायदाद हमारे नाम हो जाए,
फिर हम आपको अपना असली चेहरा दिखाएंगे। इधर उर्मिला इस बीमारी में भी मिट्टी के बर्तन और मिट्टी के खिलौने बनाकर गांव में बेचने लगी और अपना गुजारा करने लगी। एक दिन उर्मिला गांव के बाहर जंगल से जमीन से खुदाई करके काली मिट्टी निकाल रही थी। तभी उसे जमीन के अंदर सोने जैसी कुछ चीज दिखाई देती है। अरे ये क्या है जो इतना चमक रहा है? उर्मिला थोड़ी खुदाई और करती है तो वहां जमीन के नीचे कई सारे सोने के बिस्किट थे। अरे ये तो सोने के बिस्किट हैं। तभी उर्मिला वो सारे सोने के बिस्किट जो 300-400 थे वो सब एक बोरे में भरकर अपने घर ले आती है। इतने सारे सोने के बिस्किट, अब तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसके बाद उर्मिला कुछ सोने के बिस्किट बेचकर अपने घर को तोड़कर वहां एक आलीशान बड़ा बंगला बना लेती है और एक महंगी कार खरीदती है और वहीं अपने घर के बाहर एक बड़ी सी दुकान बनाकर उसमें महिलाओं और आदमियों के रेडीमेड कपड़े बिकवाने लगती है। इधर तीनों बहनें अपने ससुराल में। एक रात चुपके से हिमानी के कमरे के बाहर आती है। आधी रात का समय था, सब गहरी नींद में सोए हुए थे। बहनों ये देखो, मैंने एक वकील से ये संपत्ति के पेपर बनवाए हैं जो हम तीनों के नाम के हैं। बस कैसे भी करके हमें इन पेपर पर माँ जी के अंगूठी के निशान लेने हैं। उसके बाद ये सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी। तीनों चुपके से हिमानी के कमरे में अंदर घुस जाते हैं। हिमानी सो रही थी। तभी कविता हिमानी की अंगूठी का निशान जैसे ही उस पेपर पर लेने लगती है, तभी हिमानी कविता का हाथ पकड़ लेती है। इतना आसान नहीं है बहू ये करना। तभी राहुल, दीपक, अजय और रिया सब वहां आ जाते हैं। देखा बच्चों तुमने इन तीनों बहनों को, ये सारी संपत्ति धोखे से अपना नाम करवाना चाहती थी। बहू, उस दिन मैंने तुम तीनों को बात करते सुन लिया था, तभी मैं समझ गई थी कि तुम तीनों कैसी हो। तुम तीनों इतनी गिर जाओगी हमें अंदाजा भी नहीं था। अरे हम तुम्हें हर चीज दे रहे थे और तुम हमारी जायदाद हड़पने के फिराक में थी। निकल जाओ इस घर से। तीनों भाई कविता, कोमल, पायल को धक्के मारकर उस घर से निकाल देते हैं। तभी तीनों रोते रोते अपनी माँ के पास आते हैं। वो जब अपनी माँ का आलीशान बंगला, कपड़ों की दुकान और गाड़ी देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। तभी वो अपनी माँ को सारी बात बताती हैं। बच्चों, यही तो भाग्य का खेल है। इंसान को उसके बुरे कर्मों की सजा इसी दुनिया में भुगतनी पड़ती है। तुम अपनी माँ के साथ पूरा करके गए और भाग्य ने वही खेल तुम्हारे साथ खेला। ये सुनकर तीनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ के कदमों में गिरकर उर्मिला से रो रो कर माफी मांगते हैं, जिसके बाद उर्मिला उन्हें माफ कर देती है। माफ करती भी क्यों ना, आखिर माँ जो है। उसके बाद तीनों अपनी माँ के साथ कपड़ों का कारोबार करके अपनी माँ की खूब सेवा करने लगती हैं।